मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 में निहित हित को और धारा 21 में समाश्रित हित को परिभाषित किया गया है। निहित हित से यदि हम सामान्य अर्थ निकालें तो संपत्ति के अंतरण के माध्यम से जब अंतरिति को उस संपत्ति में संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उस संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार आदि जब तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं, तब वह अधिकार या संपत्ति का वह अंतरण निहित हित का अंतरण कहलाता है। दूसरी तरफ यदि हम समाश्रित हित की बात करें तो समाश्रित यदि शब्द का संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आश्रित मतलब किसी घटना के घटित होने या न होने पर आश्रित हित, अर्थात जब संपत्ति के अंतरण के द्वारा अंतरिति को हित, संपूर्ण हित, स्वामित्व का हित तभी प्राप्त हो जब वह घटना घटित हो या नहीं हो, उस पर निर्भर किया जाए, तो ऐसा हित समाश्रित हित कहलाता है। अब यदि हम बात करें धारा 19 की, तो धारा 19 का अवलोकन करने से हमें निहित हित का सृजन करने के 4 माध्यम प्राप्त होते हैं, अर्थात इन 4 माध्यमों में से किसी एक माध्यम से यदि हित का सृजन किया गया है तो वह निहित हित का अंतरण कहलाता है, जिनमें सबसे पहला है जब हित परिवर्तन की कोई अवधि निश्चित न की गई हो, अर्थात किस दिन से वह अंतरण प्रभाव में आएगा, यह अवधि जब तय न की जाए तो ये माना जाता है कि वह निहित हित का अंतरण किया गया है। और ये एक सामान्य तरह का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बहुत सारे अंतरणों में केवल मात्र अंतरण किए जाने की तारीख लिखी गई होती है कि आज दिनांक को यह संपत्ति का अंतरण ए द्वारा बी को किया जा रहा है। अब इसमें यह नहीं कहा गया कि बी को वह संपत्ति कब प्राप्त होगी, तो ये मान लिया जाता है कि इस माध्यम से जो संपत्ति का अंतरण किया गया है, जिसमें अंतरिति को संपत्ति प्राप्त करने की तारीख तय न की गई हो, तो वह निहित हित प्रदान किया गया है। दूसरा, जब हित परिवर्तन तुरंत प्रभाव से प्रभावी किया गया हो, अर्थात दस्तावेज की भाषा से स्पष्ट है कि इतनी तारीख से अंतरिति को उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त होगा और उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो वह तारीख
आते ही तुरंत वह संपत्ति अंतरीति में निहित हो जाती है। इसी में तीसरा माध्यम है कि जब हित परिवर्तन किसी अवश्यंभावी विनिर्दिष्ट घटना पर निर्भर हो। विनिर्दिष्ट घटना का मतलब है स्पेसिफाइड इवेंट, जो उस दस्तावेज में लिख दिया गया है कि यह घटना घटित होना है, लेकिन वह विनिर्दिष्ट घटना अवश्यंभावी प्रकृति की होनी चाहिए, अर्थात अनिवार्य रूप से उस घटना का घटित होना की प्रकृति होनी चाहिए। जैसे हमने धारा 13 में पढ़ा कि ए अपनी संपत्ति ब को जीवन पर्यंत और उसके बाद स को देता है, तो ब का जीवन समाप्त होगा, ये एक अवश्यंभावी घटना है। और चूँकि जीवन पर्यंत है इसलिए विनिर्दिष्ट घटना हो गई कि ब की मृत्यु होने पर स को प्राप्त हो जाएगा। तो इस माध्यम से जब स को जो हित का अंतरण किया गया है वह प्रारंभ से ही स में निहित है, ऐसा माना जाता है। अब यदि हम चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा माध्यम है जब हित परिवर्तन किसी पश्चातवर्ती घटना पर निर्भर हो, अर्थात संपत्ति का कब्जा उपयोग उपभोग करने का अधिकार आज ही अंतरित कर दिया, लेकिन किसी घटना जो विनिर्दिष्ट है और उस अंतरण के बाद में उसकी पूर्ति की जानी है, तो भी उस संपत्ति में जो हित अंतरिति को प्रदान किया जाता है उसे हम निहित हित मानते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि यदि ए अपने मकान का अंतरण ब को कर देता है और यह कहता है कि ब स से 1 वर्ष के भीतर विवाह कर लेगा, तो संपत्ति का अंतरण आज हो गया, लेकिन ब का अंतरण की तारीख से स के साथ 1 वर्ष के भीतर विवाह करना अनिवार्य किया गया है। अब यदि ब स से 1 वर्ष के भीतर विवाह कर लेता है तो वह निहित हित कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा और वो शर्त की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यदि ब स से 1 वर्ष के भीतर विवाह नहीं करता है तो फिर वह अंतरण शून्य हो जाएगा और निहित हित शून्य और अप्रभावी अमान्य मान लिया जाएगा। तो ये 4 माध्यमों में से किसी एक माध्यम से जब हित का परिवर्तन किया जाता है तो वह हित निहित हित है, ऐसा माना जाता है। अब इसी अधिनियम की 19 धारा में एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है जो ये क्लियर करता है कि इन 4 परिस्थितियों में भी अंतरण में प्राप्त हित निहित हित ही माना जाता है, जो हम धारा 13 और 14 में पढ़ चुके हैं। करीब करीब वही बातें हैं। जैसे पहला है हित का उपभोग स्थगित कर दिया गया हो, अर्थात धारा 14 में हमने पढ़ा था कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संपत्ति अंतरित होगी, तो जीवित जन्म लेने के पश्चात भी उसको उपयोग उपभोग करने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा अगर स्थगित करने का प्रोविज़न किया गया है तो भी ये माना जाएगा
कि उस अजन्मे के जन्म लेते ही वह संपत्ति का मालिक स्वामी बन गया है और उसे निहित हित प्राप्त होगा। इसी तरह दूसरे स्पष्टीकरण में दूसरी बात यह कही गई है कि पूर्व हित किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है। ये हम धारा 13 में पढ़ चुके हैं कि अजन्मे को जब भी संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो एक प्रायर इंटरेस्ट पूर्व हित का सृजन किया जाना अनिवार्य होता है और अजन्मे को जीवित जन्म लेने के पश्चात भी संपत्ति का कब्जा उस दिन प्राप्त होता है जिस दिन पूर्व हित समाप्त हो जाता है। तो केवल मात्र पूर्व हित का सृजन होने से या उपभोग को सस्पेंड कर देने से समाश्रित हित हो गया है ऐसा नहीं माना जाएगा। उस व्यक्ति में अंतरीति में वह हित निहित हित ही माना जाएगा। तीसरी यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि संपत्ति की आय संचयन का निर्देश दिया गया है, जो हम धारा 17 में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि संपत्ति की आय के एक्यूमुलेशन का प्रोविज़न किया गया है तो भी वह हित निहित हित ही माना जाएगा। और चौथा और अंतिम है विशिष्ट घटना घटित होने पर हित अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाए तो भी वह हित निहित हित ही है। यह हम पहले भी एक उदाहरण के माध्यम से देख चुके हैं कि यदि अ अपनी संपत्ति का अंतरण ब को करेगा इस शर्त के साथ कि वह सहस्य विवाह कर ले, और अगर वह 1 वर्ष के भीतर सहस्य विवाह नहीं करता है तो संपत्ति द को चली जाएगी। तो इस प्रोविजन में भी ब को जो संपत्ति का अंतरण किया गया है उसमें ब को निहित हित प्राप्त हो गया है, यही माना जाएगा। हाँ, ये जरूर संभव है कि ब यदि सहस्य 1 वर्ष के भीतर विवाह नहीं करता है तो वह संपत्ति द अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाएगी। तो ये 4 तरह के प्रोविज़न यदि किसी संपत्ति के अंतरण में किए गए हैं तो भी अंतरिति को निहित हित ही प्राप्त होता है, ऐसा धारा 19 का स्पष्टीकरण कहता है। अब यदि हम धारा 19 के उदाहरण देखना चाहें तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 119 में जो भी उदाहरण दिए हुए हैं वे सभी निहित हित के उदाहरण हैं। तो धारा 119 में कुल मिलाकर 6 उदाहरण दिए हुए हैं, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए और उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि संपत्ति के अंतरण में निहित हित कब प्राप्त होता है। यदि हम समाश्रित हित की बात करें तो धारा 21 में समाश्रित हित के बारे में प्रावधान किया हुआ है और समाश्रित हित का अर्थ यह है कि मालिकाना अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति को आगे अंतरित करने का अधिकार अंतरिति को तुरंत प्राप्त नहीं होता है, अंतरण करने के दिन प्राप्त नहीं होता है, वह किसी पश्चातवर्ती घटना पर निर्भर करता है। और चूँकि किसी घटना पर आश्रित है, निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसे हम समाश्रित हित कहते हैं। जब हम धारा 21 का अवलोकन करते हैं तो 2 तरह से समाश्रित हित का सृजन किया जा सकता है। पहले तरह का
समाश्रित हित का सृजन सकारात्मक घटना के घटित होने पर आश्रित करके किया जा सकता है, और दूसरे तरह में किसी नकारात्मक घटना के घटित न होने की शर्त डाली जा सकती है। लेकिन दोनों में ही जो भी शर्त है वह विनिर्दिष्ट होनी चाहिए, और विनिर्दिष्ट होने के साथ साथ अनिश्चित घटना होनी चाहिए, तो वह संपत्ति का अंतरण के माध्यम से अंतरीति को प्राप्त हित समाश्रित हित कहलाता है। अब यदि हम बात करें उदाहरण की, तो सकारात्मक घटना का अर्थ है कि पॉजिटिवली कोई इवेंट घटित हो, जैसे अ अपनी संपत्ति ब को स से विवाह करने की शर्त पर अंतरित करने की बात कहता है। तो जब तक ब स से विवाह नहीं कर लेता वह संपत्ति में समाश्रित हित प्राप्त करता है। इसी तरह यदि हम नकारात्मक घटना की बात करें तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि जहाज 1 साल के अंदर नहीं लौटता है तो ब को संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जब तक वह जहाज नहीं लौटे 1 साल के भीतर, या 1 साल के भीतर ही वह जहाज नष्ट हो जाए, तो ये मान लिया जाएगा कि अब वह घटना नहीं घटित होगी, वो जहाज वापस लौटकर नहीं आएगा। तो या तो 1 वर्ष तक वह जहाज वापस नहीं लौटे, या 1 साल के भीतर वह जहाज नष्ट हो जाए, तो ये मान लिया जाएगा कि शर्त की पूर्ति हो गई। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे वह सकारात्मक घटना पर निर्भर हो तो उस घटना के घटित होने पर, और नकारात्मक यदि घटना है तो उस घटना के घटित न होने पर या घटित होना असंभव हो जाने पर, यह समाश्रित हित जो है वो निहित हित में बदल जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। निहित हित हमेशा निहित ही रहता है। हालांकि चौथा जो हमने तरीका देखा था कि पश्चातवर्ती घटना पर निर्भर हो, तो उसमें निहित हित को अनिहित किया जा सकता है, लेकिन समाश्रित हित जो है वो समाश्रित नहीं रहता। एक ना एक दिन निहित हित में उस घटना के घट जाने या उस घटना के न घटने या असंभव हो जाने पर वह निहित हित में बदल जाता है। अब यदि हम बात करें समाश्रित के उदाहरणों की, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 120 में जो भी उदाहरण दिए हुए हैं वे सभी समाश्रित हित के उदाहरण हैं, जिसमें कुल मिलाकर 7 उदाहरण दिए हुए हैं। ये भी आपको पढ़ने चाहिए। अब यदि हम बात करें तो 2 बातें आपको विशेष ध्यान में देने योग्य हैं। पहली तो ये कि समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि यदि सकारात्मक घटना है तो सकारात्मक घटना के घटित होते ही विनिर्दिष्ट अनिश्चित नकारात्मक घटना है तो उस घटना के समय निकल जाए और वह घटना न घटे, या उस समय से पहले ही उस घटना का घटना असंभव हो जाए, तो वह समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। अथवा जहाँ भी अल्टरनेट दिया हुआ हो कि ये हो जाए या ये हो जाए,
दो शर्तें जुड़ी हुई हों और उनके मध्य अथवा या और का प्रयोग किया गया हो, तो उन दोनों में से कोई भी एक घटना घटित हो जाए या घटित न हो या उसका संभव हो जाए घटना, तो वह समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। अब इसी धारा 21 में समाश्रित हित का एक अपवाद भी दिया हुआ है, जिसमें यह कहा हुआ है कि यदि किसी निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त के साथ अगर कोई अंतरण किया गया है, तो वह अंतरण निहित हित का अंतरण है, समाश्रित हित का अंतरण नहीं है, क्योंकि उम्र प्राप्त करना ये एक अवश्यंभावी घटना होती है, मानी जाती है, और उस माध्यम से यदि संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वह निहित हित का उदाहरण माना जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि ए अपनी संपत्ति का अंतरण ब को 18 साल की उम्र प्राप्त होने की दशा में करता है और साथ ही उस संपदा का स के पक्ष में न्यास सृजित करता है, जिसमें वह यह निर्देश दिया जाता है कि स उक्त संपदा की आय को संचित करके ब को संपत्ति के साथ दे देगा अथवा ब के हित में खर्च करता रहेगा। तो चूंकि एक्युमुलेशन ऑफ इनकम भी है और साथ ही साथ निश्चित उम्र 18 वर्ष प्राप्त करने पर उस आय के साथ संपत्ति को ब को देने का प्रावधान किया गया है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आय का संचयन का निर्देश होना या पूर्व हित का सृजन किया जाना यह निहित हित का ही उदाहरण है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कभी कभी निहित हित और समाश्रित हित में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो ये सामान्य अंतर हैं जो अभी तक के डिस्कशन में आप समझ ही चुके हैं कि निहित हित जो होता है वो हमेशा निहित रहता है, कभी कभी अनिहित हो जाता है, लेकिन समाश्रित हित 3 परिस्थितियों में निहित हित में परिवर्तित होता है। निहित हित का परिवर्तन तुरंत प्रभाव से या अंतरण की तारीख से प्रारंभ हो जाता है, जबकि समाश्रित हित जो है वह घटना पर निर्भर होने के कारण जिस दिन वह घटना घटेगी या घटित नहीं होगी या असंभव हो जाएगी उस दिन वह शुरू होता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निहित हित में अंतरिति को संपत्ति का स्वामित्व तो तुरंत प्राप्त हो जाता है, किंतु ये हो सकता है कि उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार सस्पेंड कर दिया जाए। इसके उलट समाश्रित हित में संपत्ति का कब्जा या उपयोग उपभोग करने का अधिकार तो तुरंत मिल सकता है, लेकिन मालिकाना अधिकार, स्वामित्व का अधिकार उसी दिन प्राप्त होगा जब वह घटना घटित होगी या नहीं होगी। इसी तरह यदि हम बात करें तो निहित हित जिस भी अंतरिति को प्राप्त है तो वह उसका चूँकि स्वामी है इसलिए वह उसको विक्रय, विनिमय, दान, पट्टा, बंधक आदि के माध्यम से आगे अंतरित कर सकता है। लेकिन समाश्रित हित में चूँकि अंतरिति को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा इसलिए वह और आगे अंतरित नहीं कर सकता। इसी तरह यदि हम बात करें तो निहित हित जो है चूँकि स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसको न्यायालय के द्वारा कुर्क
या कुर्क करके विक्रय किया जा सकता है। लेकिन समाश्रित अधिकार में चूँकि स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए न तो इसको कुर्क किया जा सकता है और न कुर्क करके विक्रय किया जा सकता है। तो इस तरह के सामान्य अंतर हैं जो आपको इसके साथ में देखने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें केस लॉज की, तो राजेश कांताराय बनाम शांति देवी का 1956 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जो निहित हित के संदर्भ में निर्धारित किया गया था और उसमें न्यास का एक मामला था और उच्चतम न्यायालय द्वारा ये तय किया गया था कि न्यासकर्ता की मृत्यु के उपरांत दोनों पुत्रों में संपत्ति आना, ऋणों की अदायगी करना, तो ये चूंकि एक अवश्यंभावी घटना है कि न्यासकर्ता की मृत्यु होगी ही, तो न्यायालय ने यह कहा कि यह हित निहित हित है, समाश्रित हित नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक न्यायालय का निर्णय है नगारथिनम बनाम पद्मा देवी, जो 2000 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है। यह भी निहित हित का उदाहरण है और इसमें एक वसीयत के ऊपर चर्चा की गई थी और न्यायालय ने कहा था कि वसीयतकर्ता का आशय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर वसीयतकर्ता का आशय प्रयुक्त दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा और उस समय की परिस्थितियां, पारिवारिक संबंध, ये सब न्यायालय ध्यान में रखकर तय करेगा कि वह हित निहित हित है या समाश्रित हित है। और इसी तरह एक निर्णय है फर्नांडो बनाम गुंतिकलका का 1921 में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित केस है, जिसमें अंतर की बात बताई गई थी कि निहित हित जो है वो अंतरणीय होता है और एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन समाश्रित हित में केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य ही और अंतरिति को जो अधिकार प्राप्त होगा वही अधिकार उसके अंतरिति को प्राप्त होगा। यह बात न्यायालय द्वारा तय की गई थी। तो आज हमने कुल मिलाकर चर्चा की कि निहित हित और समाश्रित हित में अंतर क्या है। निहित हित और समाश्रित हित के उदाहरण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 119 और 120 में दिए हुए हैं। समाश्रित हित का सृजन दो तरह से किया जा सकता है, सकारात्मक घटना और नकारात्मक घटना पर आधारित करके। निहित हित का सृजन 4 माध्यमों से किया जा सकता है। जब हित परिवर्तन की कोई अवधि निश्चित ना हो, जब हित परिवर्तन तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो, जब हित परिवर्तन किसी अवश्यंभावी विनिर्दिष्ट घटना पर निर्भर करता हो और जब हित परिवर्तन किसी पश्चातवर्ती घटना पर निर्भर करता हो। और इसी के साथ 4 उदाहरण हमने देखे जो स्पष्टीकरण के अनुसार बताए गए हैं कि इन सभी में निहित हित प्राप्त होता है, समाश्रित हित प्राप्त नहीं होता अंतरिति को। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा थी वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट पर। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।